जाने लगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 2022 में एक सुपर हिट साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था स्माइल। तो अभी हाल ही में ही इसका सीक्वल आया है जिसका नाम है स्माइल 2। ये मूवी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही ब्रूटल है, यानी कि आपको देखने में मजा आएगा। लेकिन हाँ, ये डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि जो आखिरी मूवी के अंदर हुआ था उसके बाद ही कहानी शुरू होती है। तो आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और मैं यहाँ पर कहानी डायरेक्टली स्माइल 2 के प्लॉट से ही करूंगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट दोनों में मिलेगा। फिलहाल स्माइल 2 मूवी की रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये चेंज भी हो सकती है। लेकिन हाँ, मूवी ओवरऑल काफी बढ़िया है। और हाँ, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी हो जाए, यानी कि रोड टू 1 मिलियन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है रोज के खत्म होने के 6 दिन बाद, जहां पर वो जो स्माइल वाला कर्ज था वो अब जोल के ऊपर आ चुका था, जो कि अब अपने कर्ज को शिफ्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। और आप जानते हो कि इस कर्ज के अंदर इंसान को खाली 6 से 7 दिन का ही वक्त मिलता है। कई लोग तो 4 दिन में नहीं टिक पाते। खैर, अब जोल को एक आइडिया आता है कि वो 2 क्रिमिनल्स के पास में जाएगा, जिनमें से वो एक को मार देगा और दूसरे वाले को वो चीज दिखवा देगा जिससे कि ये जो कर्ज है वो उस पर चला जाएगा। अब वो एक क्रिमिनल को तो मार देता है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो शूट आउट शुरू कर देता है और शूट आउट के चलते ही वो गलती से उसके ही हाथों से मारा जाता है, जिससे कि जोल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसका जो प्लान था वो फेल हो चुका है। लेकिन तभी उसकी किस्मत काफी अच्छी निकलती है। होता यह है कि वहां पर लुइस नाम का एक और ड्रग डीलर आता है जो कि चुपके से ये सब देख रहा था। वो वहां से माल लेने आया था, जिसके चलते जोल को एहसास होता है कि फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल रहा और अब ये जो कर्ज था वो उसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि लुइस के ऊपर। एनीवेज, अब वो वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर और भी ज्यादा गैंगस्टर्स जो होते हैं वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो बैक साइड विंडो से भागता है। लेकिन तभी एक ट्रक के नीचे आकर वो अपनी जान गंवा देता है और यहाँ उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बट गया था, जिसके खून के कतरे शरीर के टुकड़े स्माइल फॉर्म करते हैं, जो कि इस मूवी कर्ज का और एंटिटी का नाम है, जहां से अब असली मूवी की शुरुआत होगी। यानी कि पिछले मूवी के कैरेक्टर जो थे वो इस वक्त खत्म हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्माइल एंटिटी को अगर आप शिफ्ट करवा भी देते हो, कर्ज को तोड़ भी देते हो, तो भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लास्ट मूवी के अंदर जिसने ऐसा किया था वो जेल के अंदर था और यहाँ पर देखो जोल के साथ क्या हुआ, उसने अपनी जान गंवा दी। एनीवेज, अब हम एक नई कहानी को देखते हैं जहां पर हमें स्काई राइली को दिखाया जाता है, जो कि एक ग्रैमी विनर इन फेमस पॉप स्टार आइकॉन है, जो कि आज एक सेलिब्रिटी टॉक शो से अपना कमबैक कर रही है। और कमबैक क्यों? तो स्काई असल में सब्सटेंस अब्यूज का शिकार हो गई थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड पॉल ह्यूडसन के साथ बहुत ही ज्यादा ड्रग्स को लेने लगी थी, नशा करने लगी थी। और एक दिन उसी नशे की हालत में अपने ग्रैंड वर्ल्ड टूर के दौरान वो पॉल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। लेकिन तभी होता यह है कि उनकी कार क्रैश हो जाती है और पॉल की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते स्काई को काफी ज्यादा इंजरीज भी आती हैं। अब वो 1 साल तक हॉस्पिटल में रहकर ठीक हुई है और ड्रग्स की लत को बड़ी मुश्किल से छोड़ा है और आज वो अपने करियर में वापस लौट रही है। वो अपनी मैनेजर और सपोर्ट सिस्टम यानी कि अपनी माँ एलिजाबेथ को, पीए जोशुआ को और सभी फैंस को, चाहने वालों को थैंक यू करती है, जिनकी दुआ और सपोर्ट से वो मौत रूपी नर्क से आज बाहर आकर अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने की राह पर चल चुकी है। लेकिन वेट अ मोमेंट, मूवी का नाम है स्माइल, मतलब कि हेवन वाली मुस्कान के साथ हेल वाली किस्मत आगे उसका शिकार करने बैठी हुई है। खैर, तभी हम स्काई को उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर उसे कुछ स्टेप्स के अंदर दिक्कत आ रही थी और तभी वो रेस्ट रूम में जाती है। यहाँ पर वो अपनी बैग को देखती है जिस पर सर्जरी मार्क्स थे, उसके पेट पर भी वो मार्क्स होते हैं और उसे उसकी बैग का पेन जो होता है बहुत परेशान कर रहा था, जिस वजह से वो छुपकर पेन को खत्म करने वाला एक ड्रग आज भी कंज्यूम करती है। अब वो ड्रग टैबलेट लेने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ यानी कि एलिजाबेथ डोर को नॉक करती है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो डर से वो टैबलेट वॉशरूम में गिरा देती है। तो अब उसके पास और कोई ड्रग नहीं बचा था। अब एलिजाबेथ और जोशुआ उसे उसके होटल ड्रॉप करने निकल जाते हैं, लेकिन वो दर्द से काफी परेशान होती है। तो रास्ते में लुइस को वो मैसेज कर देती है, जो कि उसे मिलने बुला लेता है। वो दोनों उसे होटल ड्रॉप कर देते हैं और वो उनके निकलते ही तुरंत ही टैक्सी लेकर लुइस के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजा ओपन करता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा, पागल सा और परेशान था। वो उसको तलवार की नोक पर रखकर एग्रेसिवली पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि उसने ही तो उसे मैसेज किया था कि वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन शॉकिंगली वो बोलता है कि उसने उसे कोई मैसेज नहीं किया था और हम समझ पाते हैं कि ये मैसेज असल में उसी एंटिटी ने उससे करवाया ताकि वो अपना ग्रेटर एस्केप तैयार कर पाए। आप जानते हो कि इसको नए नए विक्टिम्स की जरूरत पड़ती है हर 6 दिन के बाद में।
अब स्काई उससे ड्रग्स मांगती है जो लेने वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। वो घर से भी नहीं निकल पा रहा था, पागल सा हो चुका था। स्काई अब बाहर वेट करने लगती है, लेकिन वो काफी वक्त तक बाहर नहीं आता, तो वो उसे देखने जाती है और अब वो अंदर के रूम से डर कर भागता हुआ बाहर आता है, जिसे हॉन्टिंग्स परेशान कर रही थी। और वो ऊपर साइड कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था, जिसे वो नहीं देख पाती, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो एंटिटी को देख रहा है, जो कि अब अपना फाइनल स्टेप पूरा करते हुए उसके अंदर घुस जाती है। अब स्काई उसे संभाल ही रही थी कि तभी अचानक से वो पूरी तरह से पजेस होकर एक क्रीपी सी स्माइल करने लगता है, जिससे कि वो थोड़ी सी डर जाती है। और अब वो उसी तरह हंसते हुए एक 15 किलो की वेट प्लेट उठाकर खुद के चेहरे पर बार बार वार करता है, जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। उसके पूरे चेहरे पे सब कुछ मिट चुका था, लेकिन वो स्माइल उसके टूटे हुए खून से सने चेहरे पर अभी भी चिपकी हुई थी, जिसके चलते स्काई ये नजारा देखकर वहीं पर वॉमिट कर देती है। और हम जानते हैं कि अब ये कर्ज जो है वो स्काई के ऊपर शिफ्ट हो चुका था और इसलिए एंटिटी ने उसे यहाँ तक आने का निमंत्रण दिया था। अब स्काई इन सबसे बहुत परेशान हो जाती है और 911 पर डायल करने लगती है, लेकिन यहाँ एक लाश थी, ऊपर से ड्रग्स भी थे और उसकी हिस्ट्री भी ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, तो वो लंबी फंस सकती थी, जिससे कि उसका कमबैक पूरा खराब हो जाता। तो वो डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। अब घर आकर वो खुद को संभालती है, पानी पीती है और नहाती है, और उसके बाल भी टूट रहे थे, जिससे उसको थोड़ा सा और स्ट्रेस होने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो सोने चली जाती है, जिसे रात में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे वो काफी परेशान होकर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि उसके साथ भी ये चीजें शुरू हो गई थी। और अब हम जानते हैं कि उसके आने वाले 6 से 7 दिन कितने ज्यादा भयानक होने वाले थे। अगले दिन वो शूट पर थी, जहाँ पर वो फिर से परेशान सी थी और उसकी माँ एलिजाबेथ उसकी परेशानी भांपकर उससे कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा से कांटेक्ट कर ले, जिसके साथ उसकी चीजें 1 साल पहले खराब हो गई थी और उनके बीच कोई बातचीत नहीं है। अब तभी वहाँ पर स्काई का एक पुराना फ्रेंड आता है, जो कि उसे एक चैरिटी इवेंट पर एज अ गेस्ट आने का प्रपोजल देता है, जिसे वो आराम से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन हम उसके नए प्रोजेक्ट्स के फोटोशूट्स को देखते हैं, जहां पर वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में फोटोशूट करवाती है, लेकिन एक कॉस्ट्यूम को चेंज करते टाइम वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। खैर अब वो अपने कैबिन के अंदर आती है, जहां पर वो फिर से परेशान थी, क्योंकि उसने लुइस की हालत को देखकर वहां पर वॉमिट कर दिया था और उसे ये टेंशन थी कि उसका डीएनए क्राइम सीन पर मिल सकता है, जिसे वो गूगल से कंफर्म करने लगती है। तभी उसकी टेंशन काफी बढ़ती जा रही थी और वो अपनी मदर या फिर पीए से खुलकर भी बात नहीं कर सकती, तो वो जेमा को कॉन्टेक्ट करने का सोचती है। लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है, जिसके अंदर पूछा गया था कि क्या वो आखिरी रात लुइस के अपार्टमेंट में थी, जिसको पढ़कर वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये था कि कोई तो जानता था कि जब लुइस खत्म हुआ था तो वहां पर मौजूद थी। अब उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उसे फिर से वो रात वाली आवाज सुनाई देती है, जिससे वो परेशान होकर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वो वापस शीशे में देखती है तो उसके पीछे लुइस खड़ा हुआ था, जिससे कि वो बहुत डर कर कांपने लगती है। और अब लुइस उसके होंठ को अपनी उंगलियों से खींचकर जबरदस्ती एक स्माइल बना देता है, जिससे कि उसकी चीख निकल जाती है। और तभी उसकी माँ अंदर आती है और सब कुछ नॉर्मल था, जैसा कि हमेशा होता है। खैर अब तभी वो बातों को घुमाती है कि उसे एक स्पाइडर दिखाई दिया था, इसलिए वो चिल्ला रही थी। वो ये कहती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी क्योंकि उसके अंदर उसका पेट का बड़ा सा कट साफ नजर आ रहा है, जिस पर उसकी माँ उसे समझाकर लाइट अप करने की कोशिश करती है। अब अगले सीन्स में हम उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होता देखते हैं, जिसके बाद एक फैन मीट इवेंट होता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फैंस आकर उससे मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और उसके साथ फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सा व्यक्ति आता है, जो कि एक टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेकर उसके साथ पिक्चर क्लिक करते हुए उसे पकड़ लेता है। उसे साथ में चलने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने की बातें कहते हुए उसे मोलेस्ट करने लगता है, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है और सिक्योरिटी वाला उस आदमी को वहां से ले जाता है। अब वो खुद को काम डाउन करती है और फिर अगले फैन को बुलाती है, जो कि एक बच्ची होती है, लेकिन ये बच्ची काफी ज्यादा ही क्रीपी स्माइल कर रही थी, जिसको देखकर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर शाम को वो घर आती है, वो काफी परेशान होती है, जिसके चलते उसके बाल भी टूट रहे थे, कि तभी वो जेमा को कॉल करने का डिसाइड कर लेती है। अब वो हिम्मत करके जेमा को कॉल करती है, उससे माफी मांगती है। वो उससे थोड़ी और बात करती है कि उसे उसकी जरूरत है, वो जल्दी आ जाए, जिस पर वो कहती है कि वो 45 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगी। अब स्काई तभी पानी पीकर अपना मूड ठीक करती है, पियानो प्ले करके गाना गाने लगती है, कि तभी अचानक से उसका जो ग्लास वाटर बॉटल होता है वो अपने आप ही टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। वो इससे काफी परेशान हो जाती है और अपने मेन डोर को चेक करती है, जो कि लॉक्ड ही था, जिसके चलते वो थोड़ी सी रिलैक्स होकर मॉप से वो ग्लास साफ करने जाती है, कि तभी उसे कुछ और आवाज आती है और वो सामने पड़ी एक टी शर्ट को नोटिस करती है, जो कि उसी क्रीपी आदमी की टी शर्ट थी जिस पर स्काई ने ऑटोग्राफ दिया था। वो आगे देखती है तो उस आदमी के सारे कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे, इंक्लूडिंग उसके इनर वेयर्स, और वो रूम में देखती है तो वो आदमी नेकेड उसके सामने खड़ा हुआ था।
तभी रूम की लाइट्स अपने आप ही ऑफ हो जाती है और वो आदमी एग्रेसिवली उसकी ओर भागता हुआ आता है, जिससे बचने के लिए वो मेन डोर पर जाकर ओपन करती है तो बाहर उसे जेमा मिलती है। वो उसे अंदर बुलाकर एक लैंप लेकर उस आदमी से निपटने जाने लगती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो ग्लास बॉटल एकदम सही टेबल पर रखी हुई थी और फ्लोर पर कोई कपड़े भी नहीं थे, यानी कि ये सारे के सारे उसके हेलुसिनेशंस थे। तभी वो जेमा से बात करती है, जो कि उससे पूछती है कि उसे हुआ क्या है, क्या परेशान कर रहा है उसको। वो उसे सॉरी बोलकर थैंक यू बोलते हुए उससे ये पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिस पर जेमा जवाब देती है कि जल्दी का क्या मतलब है, उसे 1 घंटे पहले उसने कॉल किया था। जिसको सुनकर स्काई थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी कुछ मिनट्स ही बीते थे। हालांकि वो खुद को संभाल कर जेमा को बताने लगती है कि उसे कुछ नाइटमेयर्स हॉन्ट कर रहे हैं और उसके सामने अजीब अजीब चीजें होती हैं। तभी वो उसे लुइस के बारे में बता देती है कि उसने उसके सामने खुद को खत्म कर लिया था और अब उसका स्माइल करता हुआ चेहरा उसे सब जगह हॉन्ट करता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तभी जेमा उसे संभालती है और समझाती है और आज रात उसके साथ ही रुकने के लिए बोलती है। अब वो दोनों सो जाती हैं, लेकिन रात को स्काई अपने एक्सीडेंट का नाइटमेयर देखती है, जिससे वो बहुत डर कर जागती है और जेमा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो जानती है कि सब उसकी गलती है और दिमाग में केओस और नॉइस भरा पड़ा है, जिसकी डार्कनेस के अंदर वो कैद होती जा रही है और उससे बाहर आना चाहती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे उससे बाहर आए। जिस पर जेमा कहती है कि वो एक बुरी इंसान है, जिसको सुनकर तो स्काई शॉक से ये पूछती है कि उसने अभी क्या बोला, लेकिन जेमा कुछ भी ना बोलते हुए क्रीपी स्माइल करने लगती है, जिससे कि स्काई बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अब तभी जेमा के चेहरे को देखते हुए स्काई को एक्सीडेंट के विजन्स आते हैं, जिससे डर कर वो फाइनली उठ जाती है और देखती है कि जेमा वहां पर थी ही नहीं। तभी जेमा बाहर से उसके लिए कॉफी लेकर आती है और स्काई नोटिस करती है कि सुबह हो चुकी है, जबकि कुछ पल पहले तक रात थी। जेमा उससे ये कहती है कि अब उसे जाना होगा, लेकिन स्काई उसे अंदर ही अंदर रोकना चाहती थी। हालांकि उसे खुद अपने टूर की प्रिपरेशन करने के लिए जाना था, जिसको पिक करने उसकी माँ भी आ चुकी है। अब वो टूर के लिए डांस शूट पर जाती है, जहाँ पर वो अचानक से गिर पड़ती है और उसके टूटे हुए लेग्स उसे दिखाई देते हैं, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगती है और सब उसकी हेल्प करने वहां पर आते हैं, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। तभी वो चिल्लाकर पूछती है कि किसी ने उसे धक्का दिया था तो वो कौन था, जिस पर डायरेक्टर उसे ये बताता है कि उसके पास तो कोई आया ही नहीं था। खैर अब वो अब तक बहुत परेशान होकर अपने मेकअप रूम में आ जाती है, जहाँ पर बाहर उसे जोशुआ क्रीपी स्माइल के साथ दिखाई देता है। तभी वो अंदर जाती है तो पूरा मेकअप रूम तहस नहस हो रखा था, सब जगह मैस फैला हुआ था, तोड़फोड़ हो रखी थी। वो बाहर आकर जोशुआ पर गुस्सा करती है कि ये सब उसने किया है और किया तो क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी एलिजाबेथ भी उससे बात करती है कि जोशुआ तो उसके साथ ही था और वो यहाँ पर आया ही नहीं, और कहीं स्काई ने फिर से ड्रग्स को लेना शुरू तो नहीं कर दिया है, जिस पर वो कहती है कि उसने कोई ड्रग नहीं लिया, और ये बात बिल्कुल सच थी। खैर अब एलिजाबेथ आकर उसे संभालती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उन्हें उस चैरिटी इवेंट में जाना था जिसके लिए उसके फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो साफ मना कर देती है। इवेंट टूर के लिए भी कहती है कि शायद वो उसके लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे ये समझाती है कि उसे इस टूर की जरूरत है, और अगर वो ये सोच रही है कि सब उससे हेट करते हैं तो कोई भी उसे हेट नहीं करता, सब उसे चाहते हैं। साथ ही साथ उसे वो चैरिटी इवेंट भी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो जुबान दे चुकी है जिससे वो कभी नहीं मुकरती, और टूर से पहले वो इवेंट उसके लिए काफी जरूरी भी होगा। खैर अब शाम को वो टूर पर जाती है और बैक स्टेज पर जेमा को मैसेजेस करती है, लेकिन तभी उसे अननोन नंबर से एक और टेक्स्ट आता है कि उसे पता है कि वो पॉप सिंगर स्काई राइली है, जिसे पढ़कर वो और परेशान हो जाती है। यानी कि स्काई को इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी थी कि जब वो लुइस के साथ उस दिन थी तो ये चीज किसी ने देख ली थी। अब तभी उसे स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी, जिसे भगाने के चक्कर में वो अपनी लिपस्टिक तक भी खराब कर लेती है। अब वो स्टेज पर आती है, जहाँ पर उसे टेलीप्रॉम्प्टर से एक स्पीच बोलकर वापस जाना था, लेकिन स्पीच बीच में ही रुक जाती है तो वो खुद से ही बोलने लगती है, जिसके अंदर वो काफी उल्टी सीधी और इररिलेवेंट बातें बोल देती है कि वो सिंगर कभी बनना नहीं चाहती थी। अब तभी उसका फ्रेंड और बाकी लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखती है जिस पर स्पीच अब वापस आने लगी थी, तो वो उसे रीड करती है और अगले गेस्ट को बुलाती है, जिसका नाम शॉकिंगली होता है पॉल ह्यूडसन, जिसको पढ़ते ही वो हिल जाती है, क्योंकि पॉल उसका ही बॉयफ्रेंड था और उस दिन वो एक्सीडेंट में उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो गया था। वो परेशान होकर चिल्लाने लगती है कि ये नाम क्यों है, ये नाम यहाँ पर क्यों लिखा गया है, जबकि लोग शॉक में थे कि वो पॉल का नाम ले क्यों रही है। लेकिन तभी हम शॉकिंगली भीड़ के अंदर पॉल को देख पाते हैं, जो कि उसी क्रीपी स्माइल के साथ आगे चलते हुए स्टेज पर आ रहा था। वो इससे बहुत डर जाती है और तड़पने लगती है और बार बार बोल रही थी कि पॉल मर चुका है, वो नहीं रहा और ये एक झूठ है। तभी
उसके पीछे खड़ी हुई ओल्ड लेडी उसको संभालने के लिए उस पर हाथ रखती है, लेकिन उसे यहाँ पर हॉन्ट करता हुआ पॉल दिखाई देता है, जिसको वो जोर से धक्का देती है, लेकिन वो असल में ओल्ड लेडी थी जो कि दूर जाकर गिरती है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इवेंट तो खराब हो ही चुका था और अब तक उसका नाम भी काफी खराब हो जाता है और वो परेशान हालत में अपने घर पर थी कि तभी उसे उस अननोन नंबर से और टेक्स्ट आते हैं कि वो एक बहुत ही सीरियस डेंजर में है और वो पर्सन उसकी हेल्प कर सकता है और उन्हें जल्दी ही मिलने की जरूरत है। खैर अब वो उसे टेक्स्ट करती है कि है कौन, तो आगे से ये रिप्लाई आता है कि जो चीजें उसे दिख रही हैं वो इमेजिन नहीं कर रही है, बल्कि वो सब बिल्कुल रियल है। खैर अब वो अननोन पर्सन उसे लुइस का वीडियो भेजता है, जिसके अंदर लुइस भी उन सब हॉन्टिंग्स को और उन स्माइल्स को फेस कर रहा था और अब यहाँ भी तभी स्माइलिंग लुइस उसे हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी वो परेशान होकर घर से निकल जाती है और उस अननोन पर्सन की बताई हुई लोकेशन पर उससे मिलने पहुंचती है। यहाँ पर उसे वो अननोन पर्सन मिलता है जिसका नाम मॉरिस था और वो उसे ये बताता है कि उसने लुइस को चेक किया था, जिसकी मौत के बाद उसका फोन चेक करने पर उसे स्काई का आखिरी मैसेज दिखाई दिया, जिससे वो उस तक पहुंच गया है। वो बताता है कि उसे पता है कि जो अभी स्काई फेस कर रही है, जो देख रही है, जो चीजें उसे हॉन्ट करती हैं, ये असल में एक कर्स है जो कि एक के बाद एक पर्सन पर चला जाता है। मरने वाला मरने से पहले हॉन्टिंग्स और स्माइल्स को ही देखता है, जो कि असल में वही सुपरनैचुरल एंटिटी या फिर डीमन है जो कि स्माइलिंग लोगों का फेस लेकर विक्टिम के सामने आकर उसे हॉन्ट करता है, जो कि उनके वर्स्ट नाइटमेयर्स होते हैं। ये कर्स स्काई पर आया लुइस से, जिस पर आया था जोल से, जिस पर आया था उसकी डॉक्टर दोस्त यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोज से, और रोज के ऊपर आया था उसकी पेशेंट से, और इसी कर्स की वजह से उसने अपने भाई को भी खोया था। और आपको याद होगा कि ऐसा पहला केस शायद से ब्राजील के अंदर दिखाई दिया था। खैर मॉरिस का जो भाई होता है वो उसे बताने की कोशिश करता रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तब उसने उसे पागल समझा और एक दिन उसके भाई ने अपना जबड़ा उखाड़कर अपनी जान गंवा दी। वो आगे ये बोलता है कि तब से ही वो इस कर्स को ट्रैक कर रहा है और ये किसी पैरासाइट की तरह है, लीच की तरह है, जो कि अपने विक्टिम को होस्ट बनाकर उसके ट्रॉमा, डर और बैड मेमोरीज के ऊपर फीड करता है और जब उसका पेट भर जाता है तब वो एक हफ्ते के अंदर उन्हें पजेस करके खत्म कर देता है, लेकिन किसी और के सामने, ताकि वो उस व्यक्ति के ऊपर चला जाए। और यही स्काई के साथ हुआ था और उसके साथ आगे भी यही होने वाला है। अब एज यूजुअल स्काई को इन बातों पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन उसे हेल्प भी चाहिए थी क्योंकि वो हॉन्टिंग्स को तो फेस कर ही रही थी। तो वो बताता है कि ये एक पैरासाइट है, मतलब कि एक होस्ट के बिना ये जिंदा नहीं रह सकता। तो विक्टिम किसी के सामने खुद को मारे उससे पहले ही वो खुद खत्म हो जाए तो ये कर्स आगे पास ऑन हो ही नहीं पाएगा, और पास ऑन नहीं होगा तो बिना होस्ट के खत्म हो जाएगा। और ये सब सुनकर स्काई का गुस्सा फट जाता है, एज वो आदमी उसे मारने की बात कर रहा था। तब वो उसको समझाता है कि वो एक नर्स है और वो उसे मारने की बात नहीं कर रहा है, बस ये बोल रहा है कि वो उसका हार्ट कुछ वक्त के लिए रोक देगा और जैसे ही वो कर्स उससे हटेगा तो वो उसके हार्ट को फिर से जिंदा कर देंगे। लेकिन स्काई ऑब्वियसली इस चीज के लिए रेडी नहीं होती। वो किसी अनजान पर भरोसा क्यों करती, जिसके चलते उसे वहां पर लोग पहचानने लगते हैं, जिसके चलते वो वहां से निकल जाती है। ऑब्वियस ही बात है वो मॉरिस से मिलने आई थी और यहाँ पर बातें बन जाती, हेडलाइन बन जाती कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी या फिर उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। एनीवेज अब वो अपने होटल रूम में आती है और सारी लाइट्स ऑन करके अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन इसी बीच उसकी बैक में बहुत पेन होता है, जिससे वो परेशान होकर गुस्से में सामान को यहाँ से वहां फेंकने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद में वो खुद को संभाल कर बाहर आती है तो अब उसे उसके बैक डांसर्स दिखाई देते हैं, जो कि उसी क्रीपी स्माइल के साथ उसे देख रहे थे। लेकिन तभी वो लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, बट फाइनली वो उसे पकड़ने लगते हैं, जिसके चलते वो उसके साथ काफी अजीब चीजें कर रहे थे। वो उसके बाल खींचकर उखाड़ने लगते हैं और उसके मुंह में अपना हाथ डाल देते हैं, जिसकी तड़पती आवाज के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब तभी हम वो एक्सीडेंट वाली रात को देख पाते हैं जहाँ पर पॉल और स्काई असल में ड्रग के नशे में झगड़ा शुरू कर देते हैं और वो गुस्से में स्टीयरिंग को खींच देती है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर पॉल की जान चली गई थी, यानी कि रियलिटी में हुआ ये था। और ये जो प्रॉपर सीन हमने देखा ये स्काई अपने नाइटमेयर में हमेशा देखा करती थी। उसे हमेशा ही गिल्ट था पॉल की मौत का, उसको लगता था कि उसने उसको खत्म किया। जिसके बाद स्काई की आंख खुलती हैं तो वो खुद को एक वेलनेस रिट्रीट में पाती है और उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई थी। वो बताती है कि उसे कंकशन हुआ था और वो ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ और ही था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी स्काई ये कहती है कि वो टूर को कैंसिल करना चाहती है और उसे पहले ये सब रोकना होगा जो कि उसके साथ हो रहा था। तभी उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कैंसिल करने से उन्हें पैसों का नुकसान तो होगा ही साथ उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, जिसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा वक्त, पूरी उम्र और पैसा लगा दिया।
जिस पर स्काई गुस्से में ये कहती है कि अगर वो फील कर पाती कि उसके दिमाग में क्या है तब उनको समझ में आता। और तभी अचानक से ही एलिजाबेथ वही क्रीपी स्माइल करने लगती है और इविल वॉइस में ये बोलती है कि उसने उसके दिमाग को चखा है, यानी कि टेस्ट किया है। और तभी वो मिरर तोड़कर एक ग्लास पीस निकाल लेती है और उसी क्रीपी स्माइल के साथ अपनी गर्दन पर स्टैप करती है, चीरा बना देती है और अपनी आंखों को फोड़ लेती है। ये देखकर स्काई घबराकर यहाँ से बाहर भागने लगती है, लेकिन दरवाजे तक आने पर वो ये देखती है कि उसके हाथ में ही वो ग्लास पीस था और उसकी माँ जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी, उसने अपना दम तोड़ दिया था, यानी कि स्काई ने ही अपनी माँ को मारा। लेकिन एंटिटी ने ऐसा दिखाया कि ये सब उसकी माँ खुद कर रही है। अब इन सब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर टूट जाती है और इस कर्ज को खत्म करने का फैसला ले लेती है। वो कपड़े बदलकर यहाँ से बाहर जाती है, जिसे जोशुआ देख लेता है। सभी लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो एक सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर अब उसे जैमा मिलती है जो कि उसे संभालती है और स्काई अपनी कार लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैमा उसके साथ ही चलने की जिद करती है। अब रास्ते में वो मॉरिस से एड्रेस मांगती है जहाँ पर वो प्रक्रिया करनी थी, यानी कि जिससे ये कर्ज टूट जाता। तभी स्काई अब जेमा को कार रोकने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अब वो किसी और का बुरा नहीं कर सकती। लेकिन जेमा कहती है कि वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगी। तभी स्काई को एक कॉल आता है और ये कॉल है जेमा का, जिसने स्काई का उस दिन का वॉइस मैसेज आज देखा था और वो उससे कभी मिलने ही नहीं आई थी। जी हाँ, उसने कोई भी रात उसके साथ नहीं बिताई, कोई बात कभी नहीं करी, और जो अभी उसके साथ है वो असल में वही एंटिटी है जिसने जेमा का रूप ले रखा था। तभी वो एंटिटी यानी कि जिसने जेमा का रूप लिया हुआ था वो स्काई को चिढ़ाने लगती है कि अब उसका कोई साथ नहीं देगा, सब उससे नफरत करते हैं। लेकिन वो खुद को संभाल कर खुद से कहती है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है और उसे कंट्रोल वापस लेना होगा। और ऐसा ही होता है, वो अपना कंट्रोल वापस ले लेती है और वहां से तभी जेमा गायब हो जाती है और अभी तक स्काई ही कार ड्राइव कर रही थी। एनीवेज अब वो मॉरिस के पास पहुंचती है जिसने एक अबैंडन्ड पिज्जा हट बिल्डिंग को लेकर रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रीजर है जो कि उसके दिमाग को कुछ टाइम तक फ्रीज कर सकता था। एज हार्ट रुकने पर दिमाग पहले डैमेज होने लगेगा तो उन्हें उस चीज को भी रोकना है। तभी वो उसे पूरा प्रोसेस समझा देता है जिसके अंदर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे कि उसका हार्ट रुक जाएगा, जिसके बाद उसके हार्ट को फिर से शुरू करा जाएगा। अब वो कुछ काम से बाहर जाता है कि तभी स्काई को छत पर लटकी हुई एक्सीडेंट वाली स्काई दिखाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करने लगती है। वो उसे पीटने लगती है और ये कहती है कि उसने इस वक्त का बहुत वेट किया। और हम आखिरी मूवी से जानते हैं कि आखिरी मोमेंट्स में वो एंटिटी विक्टिम के सबसे बड़े ट्रॉमा के रूप में उसके सामने आकर उसे परेशान करती है, तड़पाती है और फिर मार देती है। और अभी वो स्काई के सामने स्काई के ही सबसे बड़े ट्रॉमा यानी कि खुद के ही इविल रूप में आई है। वो उसे मारने के लिए उसके अंदर जाने के लिए उसका मुंह खोलने लगती है और अब स्काई अपना कंट्रोल वापस लेकर उसके हाथ को काट लेती है और उस इंजेक्शन को खुद में ही इंजेक्ट करती है जिससे कि उसका हार्ट रुक जाएगा। वो एंटिटी ये सब देखकर घबराने का नाटक करती है, रोने लगती है, लेकिन तभी वो हंसने लगती है क्योंकि अभी भी वो उसके दिमाग के साथ ही खेल रही थी। उसने कोई इंजेक्शन कभी खुद के अंदर इंजेक्ट किया ही नहीं और अब वो उसे एक क्लोजेट में बंद कर देती है जो कि खुलता है तो वो शॉकिंगली खुद को अपने वर्ल्ड टूर के पहले दिन के स्टेज पर पाती है। यहाँ वो आसपास देखती है तो हजारों लाखों में लोग आए हुए थे और उसकी माँ, उसका डायरेक्टर और सभी लोग यहाँ पर ठीक थे, यानी कि जोशुआ भी ठीक था। यानी कि जो उसने अब तक देखा और हमने देखा ये सारी की सारी उस एंटिटी की हॉन्टिंग्स थी और उसे अब अपने सामने दूसरी स्काई दिखाई देती है जिसको और कोई नहीं देख पाता, जिसके पेट को कट करके फाड़ कर वो एंटिटी अपने ट्रू फॉर्म में बाहर आती है जो कि एक बहुत ही बड़ा बिना स्किन वाला स्माइलिंग फेस से भरा हुआ मॉन्स्टर या डीमन था। फाइनली अब वो स्काई के मुंह को फाड़कर उसके अंदर चला जाता है और वहां पर मौजूद बाकी लोग उसे नहीं देख पाते, जैसे कि आखिरी मूवी में एंडिंग में रोज के साथ हुआ था। यानी कि ये एंटिटी अब फाइनली अपने अंतिम चरण पर आ चुकी थी और उसने फाइनली स्काई को पूरी तरह से पजस कर लिया था। अब जो स्काई होती है यानी कि रियल स्काई थी, उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आ जाती है जो कि सबके सामने अपनी आंख के अंदर माइक को घुसाकर खुद को खत्म कर लेती है। और अब उसके जरिए ये जो कर्स था, ये श्राप था जो कि पहले एक विक्टिम के ऊपर जाया करता था, यहाँ पर एक साथ हजारों लोगों पर पहुंच चुका है। रीजन बीइंग की एंटिटी समझ चुकी थी कि अब लोगों को इस कर्ज को ब्रेक करने का तरीका मिल चुका था, लेकिन अगर ये लाखों और करोड़ों लोगों के अंदर आ जाएगा तो लोग इसको कैसे रोकेंगे। और अब हम जानते हैं कि स्माइल एंटिटी की मौत का खेल आगे हमेशा चलता ही रहेगा। और बूम, इसी के साथ में स्माइल 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्माइल 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपने नोटिस किया होगा कि ये जो साल है ना वो प्रीक्वल्स का या फिर सीक्वल्स का ही चल रहा है। कितनी सारी मूवी ऐसी हैं जिनके पार्ट 2 आए हैं या फिर उनका प्रीक्वल आया है। तो इस साल को हम हॉरर प्रीक्वल सीक्वल ईयर कह सकते हैं। अब देखो ये जो एंटिटी है इसके बारे में कुछ भी डिटेल में बताया नहीं गया है, यानी कि इसके ओरिजिन्स जो हैं वो बिल्कुल अननोन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मूवी का 3rd पार्ट बनता है तो वो पक्का प्रीक्वल होना चाहिए, ना कि सीक्वल।
और अगर सीक्वल आता भी है तो उसके अंदर हमें इसके ओरिजिन जरूर बताए जाने चाहिए। एनीवेज मेरे हिसाब से ये M5 वीना डेमन हो सकता है, जो कि लोगों के दर्द, दुख और पीड़ा के ऊपर बहुत ही ज्यादा फीड करता है, स्ट्रांग होता है और फिर जो कर्स होता है वो पास ऑन होता ही रहता है। बाकी जो मूवी है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर ऐसी कोई थ्योरी या फिर कुछ समझाने जैसी चीज नहीं है। फिर भी अगर इस एंटिटी को समझा जाए तो ये किसी भी व्यक्ति को पजेस कर लेती है, जिसके चलते 7 दिन तक वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें करती है, हॉन्टिंग सिखवाती है, यानी कि उसके डर पर, उसकी सैडनेस पर, गिल्ट पर फीड करती है। और जब 7वां दिन आ जाता है या फिर 6ठे दिन की जो रात होती है, तब ये एंटिटी क्या करती है कि उस व्यक्ति के जरिए किसी भी अननोन पर्सन को बुलवा लेती है या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि वहां पर कोई ना कोई बंदा मौजूद होना चाहिए या फिर कोई लड़की मौजूद होनी चाहिए, जिसके चलते उसी इंसान के सामने ये एंटिटी उस व्यक्ति का सैक्रिफाइस करवाती है, जिसको वो व्यक्ति देख लेता है जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। और ये एंटिटी अब खुद को उसके ऊपर फीड ऑन करवा लेती है और जिस किसी ने भी इस सैक्रिफाइस को देखा होगा उसके ऊपर ये एंटिटी अब शिफ्ट हो जाती है, यानी कि कर्स उसकी तरफ चला जाता है और सेम साइकिल चलती रहती है रिपीट पर। लेकिन इस मूवी के अंदर तो इस एंटिटी ने लाखों लोगों के सामने खुद को दिखवा लिया था, यानी कि अब ये कर्स लाखों करोड़ों के ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये मास स्केल पर यानी कि ग्लोबल स्केल पर होने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कर्स समझ में आ चुका होगा, मूवी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्माइल 1 को जरूर देखना, अदरवाइज आपको ये मूवी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। और आप कमेंट में बताना कि आपको स्माइल 1 ज्यादा अच्छी लगी या फिर स्माइल 2 मूवी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए